Hello everyone. In this video I am going to discuss the chemical properties of metals. जैसे कि हमें पता है कि एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उन्हें मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड किया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की मैं आप इससे पहले वाली वीडियो में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की कुछ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे डिफरेंट चीज़ों के साथ किस तरीके से मेटल्स बिहेव करती हैं। सबसे पहला हमें पढ़ना है रिएक्शन विद एयर। जब मेटल्स को एयर के साथ एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो कहते हैं कि जब मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वो किस तरीके से बिहेव करती हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने का मतलब है जब मेटल्स को एयर में बर्न किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कोर्स, तब मेटल्स किस तरीके से बिहेव करती हैं। तो अगर इसकी एक जनरल इक्वेशन की बात करें तो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना लेती हैं मेटल ऑक्साइड्स। जिस भी मेटल को ऑक्सीजन में बर्न किया जाएगा, उसे जलाया जाएगा, वो उसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है कॉपर ऑक्साइड। इसी तरीके से अगर एल्यूमिनियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये जो आपके मेटल ऑक्साइड्स हैं ये नेचर में बेसिक होते हैं, इनके अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। बट सम मेटल ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, साथ ही साथ बेसिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। जिनमें से एक मेटल ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ये जो आपके मेटल ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड हो गया, ये आपका एसिडिक भी नेचर शो करता है, साथ ही बेसिक भी नेचर शो करता है। बाकी सारी ज्यादातर मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर की ही होती है। अब ऐसे सारे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हो, सच मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करें और हमें प्रोडक्ट में सॉल्ट दें साथ ही वाटर दें, उनको कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ही एग्जाम्पल लिया हुआ है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका एसिड के साथ या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है HCl के साथ भी रिएक्ट करता है, और दूसरा आपको दिया हुआ है Al2O3 प्लस NaOH। दैट मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है। दोनों के प्रोडक्ट ऑफ कोर्स अलग अलग होते हैं। यहाँ AlCl3 मिलता है हमें एज अ सॉल्ट और साथ ही वाटर मिलता है। यहाँ पर आपको NaAlO2 मिलता है, साथ ही वाटर मिलता है। ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ज्यादातर मेटल ऑक्साइड्स पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। Most metal oxides are insoluble in water, but some of these dissolve in water. लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं जो पानी में डिजोल्व भी हो सकते हैं, घुल भी सकते हैं, और साथ ही वो एल्कलीज फॉर्म करते हैं। अब ये हमने बात की कि जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ बिहेव करती हैं तो वो मेटल ऑक्साइड तो बनाती ही बनाती हैं, लेकिन जो मेटल ऑक्साइड बनता है उसका नेचर अलग अलग हो सकता है। कुछ बेसिक नेचर के हो सकते हैं, कुछ एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर के हो सकते हैं, कुछ वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं, कुछ वाटर में इनसॉल्युबल हो सकते हैं। जो मेटल्स पानी में सॉल्युबल होते हैं यानी कि डिसॉल्व हो सकते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें एल्कलीज देते हैं। ये Na2O प्लस वाटर हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ ही K2O यानी कि आपका पोटेशियम का ऑक्साइड है, और साथ ही वाटर के साथ ये आपको मिलता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दैट मीन्स ये भी अल्कलाइन नेचर का है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद वाटर। मेटल वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करती है। जब मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो हमें मिलते हैं मेटल ऑक्साइड्स तो मिलते ही हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। However, all metals do not react with water. लेकिन बहुत सारी ऐसी भी मेटल्स हैं जो पानी के साथ रिएक्ट करती ही नहीं है। जैसे अगर हम गोल्ड की बात करें, हम गोल्ड के जो भी हमने ऑर्नामेंट्स पहने होते हैं, जो भी हमने कुछ भी इयररिंग्स पहनी होती हैं या कोई भी नेकलेस पहना होता है, अगर वो प्योर असली गोल्ड है तो पानी के साथ उसकी रिएक्शन नहीं होती और उसका कलर टाइम के साथ फेड भी नहीं होता। ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती। इस तरह की और भी बहुत सारी ऐसी मेटल्स हैं जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं,
हाँ, उनमें टाइम के साथ कोरोजन जरूर देखने के लिए मिल सकता है जब वो ज़्यादा टाइम तक मॉइस्चर में रहती हैं, बट वो रिएक्शन इस तरीके से नहीं करती कि मिलके अपना मेटल ऑक्साइड बना लेंगी या फिर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगी। अब हर मेटल का इसमें अलग अलग बिहेवियर है। सबसे पहले बात करते हैं पोटेशियम और सोडियम की। पोटेशियम और सोडियम मेटल्स पानी के साथ बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करती हैं। अगर उन्हें ठंडे पानी में भी घोला जाएगा तो वो इतना वायलेंटली बिहेव करते हैं। ये एक बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक मतलब जैसे ही सोडियम और पोटेशियम की पानी के साथ रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। इतनी ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है कि जो आपका जो भी आप टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं या जिसमें भी आपने ये पोटेशियम या सोडियम लिया हुआ है, वो एकदम से बर्स्ट भी हो सकती है, आग लग सकती है। सीधा सी बात है कि अगर आप सोडियम को पानी में डाल देंगे तो वहीं पर उस पर आग लगनी शुरू हो जाएगी। लैब में कई बार हम अगर सोडियम से कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और हमें उसको अचानक से बहुत एक सडन सिचुएशन में अगर हमें उसको बिल्कुल ख़त्म करना हो तो हम पहले क्या करते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं। नहीं, लेकिन पानी में डालने से वो और ज़्यादा रिएक्ट करेगा। पोटेशियम और सोडियम ऐसी दो मेटल्स हैं जो कि कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करती हैं। ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा वायलेंट होती है कि जो इनसे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है उसकी वजह से ये तुरंत आग पकड़ लेते हैं। सो ये आपके सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन यहाँ शो की हुई है कि क्योंकि आपका पोटेशियम के वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर KOH आपको मिलता है, साथ ही हाइड्रोजन मिलता है और हीट एनर्जी, हीट बहुत ज़्यादा इसमें इवॉल्व होती है। दूसरी आपकी कैल्शियम। कैल्शियम आपकी रिएक्ट करती है वाटर के साथ लेकिन लेस वायलेंटली। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सोडियम पोटेशियम रिएक्ट कर सकती है पानी के साथ, कैल्शियम भी रिएक्ट कर सकता है। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है ये इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होती जितनी हमने अभी फर्स्ट वाली पढ़ी थी। इसमें से भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है लेकिन ये हाइड्रोजन आपकी फायर नहीं पकड़ती, यानी कि एकदम आग नहीं लगती है। सो कैल्शियम की अगर वाटर के साथ रिएक्शन देखें तो Ca+2H2O रिएक्ट करके बनाते हैं आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आपकी हाइड्रोजन। नेक्स्ट, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द मेटल। जब भी इस तरीके से हमारी कैल्शियम की वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो ये जो कैल्शियम होता है हमारा, ये हमारा जिसमें भी हमने इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं ये उस सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लगता है, यानी कि तैरने लगता है। क्योंकि जो हाइड्रोजन के बबल्स बने होते हैं इस मेटल के सरफेस पे, यानी कि जो कैल्शियम आपकी मेटल है उसके सरफेस पे आपको छोटे छोटे बबल्स दिखाई देंगे क्योंकि एकदम से हाइड्रोजन गैस वहां से निकलती है और वो एकदम से तेज से निकलती है तो वहाँ बबल्स की एक तरह से फॉर्मेशन हो जाती है। तो उन बबल्स की वजह से वहाँ एक जगह बन जाती है जिसकी वजह से कैल्शियम आसानी से फ्लोट करने लगता है। मैग्नीशियम की अगर बात करें, मैग्नीशियम भी फ्लोट करता है लेकिन मैग्नीशियम की रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ पॉसिबल नहीं है। अगर हम उसे ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर हम उसी वाटर को गर्म कर दें तो वो रिएक्ट करेगा। इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। और ये भी बिल्कुल जैसे कैल्शियम फ्लोट होता है इसी तरीके से मैग्नीशियम भी फ्लोट होने लगता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट ओनली रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। ये जो आपकी मेटल्स है एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये ना ही ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करती हैं ना ही गर्म पानी के साथ, लेकिन जब स्टीम से इनको रिएक्ट कराया जाता है तो ये रिएक्ट करती है। स्टीम भी आपकी एक वाटर की एक दूसरी फिजिकल स्टेट ही है। जब पानी को गर्म किया जाता है वो वेपर में बदल जाता है तो उसको हम स्टीम बोलते हैं। सो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ठंडे या गर्म पानी के साथ तो रिएक्ट नहीं करती, बट यस उसी पानी से बनी हुई स्टीम के साथ वो रिएक्ट कर जाती है। यहाँ पर ये जो चीज़ें डिफर कर रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की वजह से कर रही हैं। नेक्स्ट आपकी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन शो की हुई है 2Al प्लस 3H2O। H2O यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है बिकॉज आपके यहाँ पर जो रिएक्शन है वो है तो अल्टीमेटली वाटर के साथ ही, वाटर को ही स्टीम फॉर्म में यूज किया गया है। तो आपके ये बनते हैं Al2O3 प्लस 3H2। सेम यहाँ पर 3Fe प्लस 4H2O और ये आपका बनता है Fe3O4 प्लस 4H2। अब कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये
पानी के साथ रिएक्ट करती ही नहीं है। सो रिएक्शन विद वाटर मेटल्स की अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होती है। हर मेटल सेम तरीके से पानी से रिएक्ट नहीं करती है, बट यस मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट कर जाती है, लेकिन कुछ मेटल्स रिएक्ट नहीं भी करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे रिएक्शन विद एसिड्स। जब मेटल्स को एसिड्स के साथ रिएक्ट किया जाता है। अब मेटल्स की डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन शो की गई है। मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड हमें देते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इनमें से जो हाइड्रोजन गैस है ये इवॉल्व नहीं होती जब आप किसी भी मेटल को डायरेक्ट उसके कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज कर लेते हैं। दैट इज हाइड्रोजन गैस is not evolved when metal reacts with nitric acid। यहाँ नाइट्रिक एसिड दैट मीन्स HNO3 का एक एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि जो HNO3 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलती भी है ये उसे ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में। N2O में हो सकता है, NO में हो सकता है, NO2 में हो सकता है, जिसकी वजह से मेटल्स की इस HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं होती। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3। लेकिन अगर इसी HNO3 दैट मीन्स आपका जो सॉरी नाइट्रिक एसिड है, अगर उसको डाइल्यूट करके मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ रिएक्शन कराया जाए तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। सभी मेटल्स एसिड्स के साथ अलग अलग तरीके से आपका रिएक्ट कर सकती है। एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टर्म है दैट इज एक्वारेजिया। एक्वारेजिया आपका एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है। दो एसिड्स का मिक्सचर बनाया जाता है। कौन से दो एसिड्स हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट मीन्स HCl और नाइट्रिक एसिड को उनकी कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज किया जाता है। और किस रेशो में यूज किया जाता है? 3:1 के रेशो में। दैट मीन्स एक्वारेजिया क्या होता है? कंसंट्रेटेड HCl ली गई 3 पार्ट्स और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ली गई 1 पार्ट। मतलब इस तरीके से समझ लीजिए, एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ, अगर 300 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो 100 ml नाइट्रिक एसिड होगी। दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 गुना ली जाती है, नाइट्रिक एसिड 1 बार में। तो ये दोनों कंसंट्रेटेड फॉर्म में ली जाती है। इन दोनों का मिक्सचर बनाया जाता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ही यूज किया जाता है। ये बनाने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये इस तरीके से जो हमारा मिक्सचर बनता है ये बहुत ही ज्यादा कोरोसिव होता है, साथ ही फ्यूमिंग लिक्विड होता है और ये ऐसी मेटल्स को भी डिसॉल्व कर सकता है जो किसी सिंपल एसिड के साथ मिक्स करना या डिसॉल्व करना पॉसिबल नहीं था। This is highly corrosive and fuming liquid and can dissolve even gold and platinum, which are not dissolved by either of these acids। अगर आप गोल्ड को या प्लेटिनम को HCl में डालते, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते या उसके साथ रिएक्ट कराने की कोशिश करते तो वो रिएक्शन नहीं होती। साथ ही अगर इन्हीं दोनों मेटल्स को आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते तो भी रिएक्शन नहीं होती। लेकिन अगर आपने इस रेशो में 3:1 के रेशो में इन दोनों को मिलाया और एक मिक्सचर बना लिया और अब आप इसमें गोल्ड या प्लेटिनम की रिएक्शन कराएंगे तो अब ये गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल्स को भी डिसॉल्व कर सकती है। सो इस तरह की मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक्वारेजिया बोला जाता है। एक्वारेजिया इसका नाम इसके जो एक रॉयल वाटर से लिया गया है। नेक्स्ट और लास्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी रह गई है रिएक्शन विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। बाकी मेटल सॉल्ट्स का सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसके साथ मेटल्स किस तरीके से बिहेव करती हैं। सो इसका एक बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, आपने केमिस्ट्री में ही पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होती है। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स अपने से कम रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकती है, उन्हें अपनी जगह से हटा के उनकी जगह पर खुद आ जाती हैं एंड फॉर्म देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। यानी कि इसको इस इक्वेशन से समझ लेते हैं। एक मेटल थी, मेटल ए, और एक दूसरी कोई मेटल बी का सॉल्ट सॉल्यूशन था। बी का अगर एक सॉल्ट सॉल्यूशन दिया हुआ है और एक मेटल ए है, हमने माना है कि ए हमारी ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो कम रिएक्टिव मेटल को आसानी से डिस्प्लेस कर पाती है।
तो इसमें क्या होता है कि यहाँ बी से ये ए है, बी को डिस्प्लेस कर देता है, खुद यहाँ जाती है, बन जाता है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए, और मेटल बी आपकी साइड प्रोडक्ट में निकल जाती है। सॉरी। तो ये आपकी मेटल ए आपकी हाईली रिएक्टिव थी और मेटल बी आपकी लेस रिएक्टिव थी। तो इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर होती है। आई होप आपको ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू।